तो माई एसक्यूएल सर्वर को क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे सभी स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपको अपने फेवरेट ब्राउज़र पे चले जाना है, आपका कोई भी फेवरेट ब्राउज़र, जैसे कि हम यहाँ पे गूगल क्रोम यूज़ करने वाले हैं एंड उसके अंदर सर्च कर लेना है माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल सर्च करने के बाद आपको सिंपली इस वाले वेबसाइट पे आना है जो कि टॉप वेबसाइट पे है। एंड कुछ इस प्रकार से आपको इसका स्क्रीन देखने को मिल जाएगा, होम पेज देखने को मिल जाएगा। तो इसके अंदर आपको चले जाना है डाउनलोड्स में। डाउनलोड्स के बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है एंड इसके अंदर आपको माई एसक्यूएल कम्युनिटी वाला जो डाउनलोड्स है उसको कर लेना है क्लिक। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से हो जाना चाहिए इसका ओपनिंग। देन यहाँ पे सिंपली आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कुछ कुछ ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो हमको यहाँ पे जो अपना माई एसक्यूएल है वो डाउनलोड करना है कम्युनिटी सर्वर वाला। तो माई एसक्यूएल कम्युनिटी सर्वर पे कर लेते हैं क्लिक। एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो आपको उसका वर्जन सेलेक्ट करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करना है एंड आपको अपना ओएस वर्जन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम लेटेस्ट वर्जन वाले पे कर लेते हैं एंड हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे मैक ओएस है, तो यहाँ पे मैक ओएस को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर एक और चीज़ है, यहाँ पे कुछ कुछ वर्जन आपको देखने को मिल जाते हैं, तो वर्जन अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। देन नीचे अगर हम चले जाते हैं तो यहाँ पे पैकेजेस देखने को मिलते हैं। तो हमारा अभी जो पैकेज का मतलब जो पैकेज हमको रिक्वायर्ड है वो है यहाँ पे मैक ओएस आर्म 64। अब अपने मैक ओएस के हिसाब से यहाँ पे पैकेजेस चूज़ कर सकते हैं। तो हमारा प्रोसेसर M1 M2 है, तो उसके लिए हमारा आर्म 64 प्रोसेसर यूज़ होगा, मतलब आर्म 64 बिट वाला पैकेज यूज़ होगा। एंड अगर आपका दूसरा है तो आप उसके अकॉर्डिंग भी दूसरा डाउनलोड कर सकते हैं। तो कर लेते हैं आर्म 64 बिट वाला DMG आर्काइव को डाउनलोड एंड कर लेंगे फिर हम इसको इंस्टॉल। तो क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे। क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पे आपको डाउनलोड शुरू हो जाएगा एंड नीचे कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। इस वाले पेज पे आपको साइन नाउ एंड साइन अप एंड लॉगिन का आता है, बट इसको इग्नोर करके आपको सिंपली नीचे नो थैंक्स स्टार्ट माय डाउनलोड पे कर लेना है क्लिक। तो क्लिक करते ही आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे हमारा डाउनलोड शुरू हो चुका है एंड फिनिश होने के बाद सिंपली आप इसको ओपन कर पाएंगे। तो कर लेते हैं इसको क्लिक एंड ओपन। तो ओपन करते वक्त आप यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं माई एसक्यूएल आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। तो अभी अगर आप माई एसक्यूएल का जो भी चीज़ें हैं आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे एंड एक वार्निंग सा आ जाएगा, दिस पैकेज विल रन अ प्रोग्राम टू डिटरमाइन इफ़ द सॉफ्टवेयर कैन बी इंस्टॉल्ड। तो आपको ये अलाउ कर लेना है एंड अलाउ करने के बाद क्या होगा कि ये जो पैकेज है आपके सॉफ्टवेयर एक इंस्टॉल करेगा एंड एक प्रोग्राम रन करेगा हमारे पीसी में। तो यहाँ पे हमने अलाउ कर दिया। देन इंट्रोडक्शन पेज आपको यहाँ पे दिख जाता है। इंट्रोडक्शन पेज को हम कर लेते हैं कंटिन्यू। लाइसेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जिसको सॉफ्टवेयर लाइसेंस एग्रीमेंट भी कहते हैं एंड उसको आप रीड करने के बाद सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। देन एग्री एंड सिंपली आपको एक इंस्टॉलेशन टाइप यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि स्टैंड इंस्टॉलेशन है, जो कि हमारे मैक इंतोष HD में होगा। तो अगर आप इसका देख पा रहे हो कि ये इतना स्पेस लेने वाला है हमारे कंप्यूटर का एंड अगर आप चाहे तो इसका लोकेशन चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो चेंज लोकेशन भी है यहाँ पे, इंस्टॉल लोकेशन अगर आप इसको क्लिक करके चेंज करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको रहने देंगे एंड कर लेते हैं इंस्टॉल पे क्लिक। तो इंस्टॉलेशन से पहले यहाँ पे इंस्टॉलर आपका पासवर्ड मांगेगा जिससे आप इसको अलाउ कर पाओ एंड पासवर्ड देने के बाद सिंपली अलाउ सॉफ्टवेयर पे क्लिक कर लेना है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा आपका माई एसक्यूएल इंस्टॉलेशन एंड एक पासवर्ड आपको यहाँ पे क्रिएट करने के लिए बोलेगा, जैसे कि यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इंस्क्रिप्शन एंड दूसरा यूज़ लेगेसी पासवर्ड इंस्क्रिप्शन। तो हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इंस्क्रिप्शन वाले पे यूज़ करके नेक्स्ट कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको एक पासवर्ड बनाने बोलेगा एंड नेक्स्ट करने पे बाद यहाँ पे आपको एक पासवर्ड बनाना है ओनली फॉर रूट यूज़र्स। तो रूट यूज़र्स से आप सिर्फ जैसे एक और चीज़ यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि रीज़नेबल पासवर्ड बनाना चाहिए एटलीस्ट 8 डिजिट कैरेक्टर्स का, जिसमें लेटर्स नंबर्स एंड अदर कैरेक्टर्स मिक्स हो। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं टाइप एंड टाइप करने के बाद माई एसक्यूएल यहाँ पे हम स्टार्ट माई एसक्यूएल सर्वर वंस द इंस्टॉलेशन इज़ कम्प्लीट पे कर लेते हैं क्लिक एंड फिनिश पे यहाँ पे हम कर लेंगे क्लिक। देन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो कि योगेश पटेल है वो कि जो यहाँ पे
पासवर्ड मांगेगा एंड इसको अलाउ करने के बाद यहाँ पे प्लगइन सर्विसेज हमारे रन करना शुरू कर लेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन एक बार आपका हो जाए तो आप इसको फाइनलाइज करके क्लोज़ कर सकते हैं। एंड जैसे कि देख पा रहे हैं द इंस्टॉलेशन वॉज सक्सेसफुली कम्प्लीटली लिखा आ रहा है। तो इसको अब हम कर सकते हैं क्लोज़। एंड क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे एक और पूछा जाएगा कि डू यू वांट टू मूव MySQL 8.2.0 कम्युनिटी इंस्टॉलर टू बिन। तो मूव टू बिन पे क्लिक कर लेते हैं क्योंकि अभी हम इसको और ज़रूरत नहीं है। सब होने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे अपना टर्मिनल ओपन करना है। एंड टर्मिनल ओपन करने के बाद यहाँ पे हम करेंगे टर्मिनल ओपन नहीं करना, आपको यहाँ पे सिस्टम सेटिंग्स को ओपन करना है। एंड सिस्टम सेटिंग्स ओपन करने के बाद आप चाहे तो यहाँ से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। एंड सिंपली यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड पे स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहाँ पे आपको एक अलग सेक्शन देखने को मिलेगा जो कि MySQL का होगा। तो उस पर कर लीजिए क्लिक। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ कुछ ऐसे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे जैसे कि एक्टिव इंस्टेंसेस एंड इंस्टॉल्ड इंस्टेंसेस। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। एंड अगर आप चाहे तो स्टॉप कर सकते हैं अपने SQL सर्वर को। एंड एक और ऑप्शन यहाँ पे है कि स्टार्ट MySQL व्हेन योर कंप्यूटर स्टार्ट्स अप। तो जब भी आपका कंप्यूटर शुरू हो आपका SQL भी शुरू होना चाहिए, ये वो वाला ऑप्शन है। आप चाहे तो इसको डिसेबल कर सकते हैं बट हम इसको यहाँ पे ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि हमको ये चीज़ बेटर लग रहा है। तो यहाँ पे अनइंस्टॉल का भी एक बटन है, जब आपका काम ख़त्म हो जाए SQL से तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। देन कॉन्फ़िगरेशन में हम यहाँ पे चले जाएंगे तो हमको यहाँ पे बहुत सारे डायरेक्टरी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एंड जैसे कि हम देख पा रहे हैं साइड पे यूज़र लोकल MySQL दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये बेस डायरेक्टरी का है। एंड वैसे ही हमको यहाँ पे बहुत सारे डायरेक्टरीज़ के लोकेशंस मिल जाते हैं। तो डेटा डायरेक्टरी, देन अपना यहाँ पे प्लगइन डायरेक्टरी हो चुका, फिर यहाँ पे कीरिंग डाटा फाइल, एरर लॉग। तो बहुत सारे आपको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल जाती है। एंड सिंपली आप उन सारी चीज़ों को चेंज करना चाहो तो सेलेक्ट करके चेंज भी कर सकते हो। तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं एंड चले जाते हैं अपने SQL को यूज़ करने। तो SQL यूज़ करने के लिए सिंपली ये सब आपको कर लेना है मिनिमाइज़ एंड चले जाना है अपने स्पॉटलाइट सर्च पे। एंड स्पॉटलाइट सर्च पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है टर्मिनल। तो टर्मिनल यहाँ पे सर्च कर लेते हैं एंड ओपन कर लेते हैं टर्मिनल। तो सिंपली आप यहाँ से टर्मिनल ओपन कर सकते हैं। आप चाहे तो अपना टर्मिनल ओपन करने के बाद सिंपली ये वाला कमांड को कॉपी पेस्ट कर लीजिए, MySQL स्पेस u-root। और आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पे कमांड नॉट फाउंड लिखा आ रहा है। तो उसका रीज़न ये है कि आपका जो MySQL है अभी तक वो रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रहा है आपका टर्मिनल। तो उसको रिकॉग्नाइज़ करने के लिए आपको सिंपली सभी स्टेप्स फॉलो अप करने पड़ेंगे। एंड फॉलो अप करने के बाद ही आप इसका सल्यूशन ढूंढ पाएंगे। तो ये सबसे पहले कर लेते हैं हम इसको अपना होम डायरेक्टरी से रिकॉग्नाइज़। तो यहाँ पे आपको सिंपली एक पाथ देना पड़ेगा जिससे आप इसका MySQL का बिन फोल्डर पे कर पाओ। तो ls स्पेस ये कर लेंगे। एंड जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको ZSHRC फाइल का अवेलेबल दिख रहा है। अगर ये आप में इंस्टॉल नहीं है तो आपको एक ZSHRC फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो क्रिएट करने का बहुत ही सिंपल मेथड है, आपको एग्जैक्टली यहाँ पे टच कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। और उससे पहले कि हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं तो टच कमांड यहाँ पे लिख लेते हैं टच स्पेस .zshrc। एंड यहाँ पे ये हमारा .zshrc फाइल क्रिएट कर लेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी ये वाला फाइल है तो हम यहाँ पे ये नहीं करने वाले हैं, बट इसको हम कर लेते हैं ओपन। तो ओपन करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे नैनो या फिर ओपन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं नैनो, या फिर अगर आपको नैनो से नहीं खोलना तो आप चाहे तो ओपन स्पेस .zshrc भी लिख सकते हैं जिससे आपका .zshrc फाइल ओपन हो जाए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने इसको कर लिया है एंड सिंपली इसको ओपन कर लेते हैं। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको एक फाइल यहाँ पे एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी। तो एक्सपोर्ट आपको करने के लिए एग्जैक्टली सेम टाइप करना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक हमको पाथ लोकेशन देनी पड़ेगी जो कि ये वाली है। एग्जैक्ट इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं एंड कॉपी पेस्ट करने के बाद सिंपली हम इसको कर लेंगे अपने टेक्स्ट एडिट फाइल में पेस्ट। तो एक्सपोर्ट पेस्ट पाथ ये वाला आपको कर लेना है। एंड एक और चीज़ है यहाँ पे जो आपका USR के बाद लिखा गया है पाथ नेम। तो यहाँ पे आपको
चेक करना पड़ेगा कि जो आपका फ़ाइल का पाथ है वो एग्जैक्टली ये है कि नहीं। तो चेक करने के लिए सिंपली आपको इसके बाद का चेक करना पड़ेगा। तो ये आपका मे बी चेंज कर हो सकता है, मे बी वेरी करे, क्योंकि हर डिवाइसेस में वेरी करता है। तो आपको उसको सही करके यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। तो सही वाला आपको पेस्ट करने के लिए सबसे पहले चले जाना अपने स्पॉटलाइट पे एंड यहाँ पे सर्च कर लेते हैं USR, जो कि यहाँ पे /USR करने के बाद देखने को मिलता है। तो इस पर करते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद सिंपली हमारा जो यूज़र फोल्डर है वो यहाँ पे खुल जाएगा एंड खुलने के बाद यहाँ पे हमको इसका पाथ लोकेशन देखना है। तो पाथ लोकेशन के लिए सिंपली आपको कुछ इस प्रकार से पहले तो क्लिक करके अंदर जाना पड़ेगा एंड यहाँ पे लोकल के अंदर हमको MySQL देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे MySQL इंस्टॉल्ड है एंड जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसका जो लोकेशन है वो यहाँ पे है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे इसका जो बिन फोल्डर है वहाँ पे जाना है एंड बिन फोल्डर के अंदर आपको इसका लोकेशन कॉपी कर लेना है। तो लोकेशन अगर आपको अभी फ़िलहाल दिख नहीं रहा तो आपको सिंपली व्यू पे जाना है एंड नीचे आपको शो पाथ बार लिखा आ रहा है तो उसको कर लेंगे एक्टिव। एक्टिव करने के बाद सिंपली आपको इसका पाथ बार नीचे देखने को मिल जाता है, जिसको आपको पहले तो यहाँ क्लिक करना है एंड उसका पाथ बार फिर कॉपी कर लेना है। तो कॉपी बिन एज पाथ नेम के ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, तो उसको कर लेना है क्लिक एंड क्लिक करने के बाद सिंपली आपको अपने टर्मिनल पे इसको कर लेना है पेस्ट। तो चले जाते हैं अपने टर्मिनल पे एंड कर लेते हैं यहाँ पे पेस्ट। तो ये पूरी चीज़ को आपको इरेज करना है एंड यहाँ पे आपको अपना जो कि पाथ है कर लेना है पेस्ट। तो हमारे हिसाब से ये वाला पाथ हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप इसको कर लीजिए सेव एंड सेव करने के बाद सिंपली इसको आप क्लोज़ कर सकते हैं। तो क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे आपका जो कि पाथ था वो यहाँ पे डायरेक्ट हो चुका है। अब आपको इसको सोर्स करना पड़ेगा जिससे आपका यहाँ पे वर्क हो। तो सोर्स फिर .zshrc लिखना है, जिसके बाद आपका यहाँ पे सोर्स हो जाए। तो सब कुछ ठीक होने के बाद सिंपली आप अपने MySQL को यूज़ कर पाएंगे। तो इसको कर लेते हैं कमांड ये वाला दे देते हैं एंड लेट्स सी कि क्या रिज़ल्ट देखने को मिलता है। तो MySQL हमने यहाँ पे दे दिया है एंड एंटर पासवर्ड मांगेगा, जो कि आपको सेम पासवर्ड मानना है आपने जो इंस्टॉलेशन के वक्त दिया था। तो इंस्टॉलेशन के वक्त जो आपने पासवर्ड दिया था उसको यहाँ पे टाइप कर लीजिए एंड टाइप करने के बाद एंटर मार लीजिए। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा MySQL सक्सेसफुली वर्क कर रहा है एंड ऑल्सो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं जो हमारे सर्वर वर्जन है वो यहाँ पे हमको भी दिखने को मिलते हैं। तो MySQL के अंदर आप कुछ कमांड्स दे सकते हैं जैसे कि शो डेटाबेसेस। तो यहाँ पे आपको डेटाबेस शो करेगा। तो यहाँ पे एरर आ चुका है क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक हुआ यहाँ पे, इसलिए एरर आया। तो अगर आप इसको ऐसा लिखेंगे तो एरर नहीं आएगा। एंड जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डेटाबेस आपको देखने को मिल जाते हैं कुछ कुछ चीज़ें। अगर आपको यहाँ पे क्रिएट करना है एक डेटाबेस तो क्रिएट स्पेस आपको डेटाबेस लिखना पड़ेगा एंड उसका नाम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ये वाले डेटाबेस का नाम देके कर लेते हैं एंटर एंड यहाँ पे अफेक्टेड चेंजेस आ चुके हैं जो कि डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार से करते हैं अपने macOS के अंदर MySQL सर्वर को क्रिएट। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पूरी की पूरी समझ आ चुकी होगी। ऐसी और वीडियो के लिए हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।